जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहद शकीब। इस देश में दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों के अधिकारों की बात करना, उनके नागरिक अधिकारों के समर्थन में खड़े होना और उनके सवालों पर, उनके वाजिब सवालों पर, उनके साथ न्याय के सवालों पर सत्ता से आंख मिलाकर बात करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। और इस कथित गंभीर अपराध के आरोप में एक लंबी सूची है, जबकि निर्दोष लोग जेल की काल कोठरियों में भेज दिए जाते हैं। उनकी जिंदगी के बेशकीमती 10 साल, 15 साल, 20 साल बर्बाद कर दिए जाते हैं। उनके नागरिक अधिकारों का दमन होता है इस सत्ता के द्वारा, संस्था और तमाम तंत्र के द्वारा, जिसकी एक बहुत लंबी सूची है और जिस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा ऑल इंडिया पीपल्स रेजिस्टेंस फोरम के सदस्य के रूप में दलित अधिकारों के लिए, आदिवासी अधिकारों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते थे। उसके एक एक्टिविस्ट के तौर पर वो दलित राइट्स और ट्राइबल्स राइट्स की बात किया करते थे। उनके लिए लिखना पढ़ना उनका काम था और उसी वजह से उनको मई 2014 में नक्सलियों और माओवादियों के समर्थक होने के कथित आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। महाराष्ट्र में वो दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरोप साबित होने से पहले, फाइनल डिसीजन आने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें निलंबित कर देता है। यह अलग बात है कि प्रोफेसर सविता राय को चार्जशीट होने के बाद भी निलंबित नहीं किया जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, लेकिन जीएन साईं बाबा को निलंबित किया जा सकता है। ये क्यों है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। संक्षेप में पूरा मामला समझ लीजिए कि प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को मई 2014 में गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ 5 और लोग थे, हेम मिश्रा, महेश तिर्की, विजय तिर्की, प्रशांत सांगलीकर और पांडु नरोटे। ये तमाम लोग तथाकथित माओवादियों और नक्सलियों से संबंध के आरोप में गिरफ्तार किए जाते हैं। यूएपीए के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाता है और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक लोकल कोर्ट, एक सेशन कोर्ट, उनको उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये मामला है 2017 में, जब उनको सजा सुनाई जाती है। फिर प्रोफेसर जीएन साईं बाबा के साथ तमाम जो आरोपी होते हैं वो मुंबई हाईकोर्ट का रुख करते हैं। वहां से 14 अक्टूबर 2022 को जब पूरा मामला कोर्ट के सामने पूरी तरह से साफ हो जाता है और कोर्ट यानी मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच तमाम आरोपों से जीएन साईं बाबा और उनके तमाम साथियों को बरी कर देती है। लेकिन उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क देती है कि इनकी रिहाई अनुचित है, इनको तकनीकी आधार पर इनकी रिहाई हुई है, इनका जेल से बाहर रहना बहुत खतरनाक है, देश के खिलाफ है, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले ये लोग हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट की उस फैसले पर रोक लगाता है और फिर अप्रैल 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जीएन साईं बाबा और अन्य तमाम आरोपियों का मामला एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट को भेजा जाता है। दोबारा से इस पर सुनवाई हो, एक नई बेंच के सामने इस पूरे मामले को भेज दिया जाता है और वो नई बेंच एक बार फिर पूरे मामले की सुनवाई करती है और अंत में फैसला वही होता है जो 14 अक्टूबर 2022 को हुआ था। यानी एक बार फिर 5 मार्च 2024 को जीएन साईं बाबा और उनके तमाम सहयोगी उन तमाम तथाकथित आरोपों से बरी कर दिए जाते हैं जो जांच एजेंसियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा और सत्ता के द्वारा उन पर लगाए गए थे। इस बीच एक आरोपी संदीप पांडु नरोटे की जेल में मौत हो चुकी है। उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है, उन पर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जेल में रहने के दौरान प्रोफेसर साईं बाबा को 2 बार कोविड हुआ, एक बार स्वाइन फ्लू से वो प्रताड़ित हुए। और इससे अलग मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोफेसर जीएन साईं बाबा शरीर से 90% विकलांग हैं। वो इतने कमजोर हैं कि पानी का ग्लास नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जेल में उनके मानवाधिकारों का हनन किस तरह किया गया, इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए कि वो पानी का ग्लास नहीं उठा सकते थे पानी पीने के लिए, तो उन्होंने प्लास्टिक की बोतल मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली, जिसके लिए उनको फिर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, उनको भूख हड़ताल करना पड़ा, उनको उपवास करना पड़ा। अपने लिए, खुद के लिए, पानी पीने के लिए एक प्लास्टिक की बोतल मांगने के लिए जेल के अंदर उनको उपवास करना पड़ता है, अपना प्रतिरोध दर्ज करना पड़ता है। आप अंदाजा लगाइए
कि किस तरह जेल के अंदर उनके मानवाधिकारों का हनन किया गया है। मानवीय आधार पर भी अगर आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ। उनकी पूरी निजता में, यानी उनके शौचालय में कैमरे लगाए गए, वो जिस अंडा सेल में रखे गए थे वहां कैमरे लगाए गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति के निजी क्षणों को किस तरह से मॉनिटर किया गया है, ये जानते हुए कि ये व्यक्ति व्हील चेयर के बिना चल नहीं सकता, एक कदम नहीं चल सकता है। वो उनको एक पेज लिखने में पूरा पूरा दिन लग जाता था, वो इतने कमजोर हो चुके हैं। वो खुद से उठकर बिस्तर पर नहीं जा सकते हैं। उनके साथियों, उनके सहयोगियों के द्वारा उनको जो है वो लिटाया जाता था व्हील चेयर से उतार करके, और बाकी वक्त वो व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक आम व्यक्ति अगर आपकी नज़र में ऐसा हो तो आपकी संवेदना उसके साथ होती है, लेकिन हमारा सिस्टम क्या वाकई इतना क्रूर है, इतना जालिम हो चुका है कि उसे एक बीमार व्यक्ति की, एक कमज़ोर व्यक्ति की ज़रूरतों और उसके अधिकारों के संबंध में इतना असंवेदनशील हो सकता है सिस्टम। बहुत गंभीर विषय है ये। हम इस बात पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस देश में कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा कि दोबारा फिर कोई जीएन साईं बाबा पैदा ना हो। 10 साल मई 2014 से लेकर मार्च 2024 तक जो जेल की काल कोठरी में उन्होंने यातनाएं झेली हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या महाराष्ट्र सरकार जो उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसकी कोई जवाबदेही है? क्या वो लोग जो जीएन साईं बाबा को देश के खिलाफ बता रहे थे, उनकी कोई जवाबदेही है? और ख़ास तौर से कॉरपोरेट मीडिया है, मीडिया घराने हैं, उनके जो एंकर हैं, जो वास्तव में समानता, बंधुत्व, न्याय, मानवीय संवेदना, इन तमाम के विरोधी हैं, उनकी कोई जवाबदेही है? किस तरह एक आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद अगर वो मुसलमान हो, अगर वो जीएन साईं बाबा जैसा कोई व्यक्ति हो, उसके खिलाफ किस तरह का मीडिया ट्रायल होता है? क्या ये हम में से किसी से पोशीदा है? क्या हम नहीं जानते हैं कि किस तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं? पुलिस की थ्योरी को ही फैक्ट माना जाता है, पुलिस की थ्योरी को अंतिम सच माना जाता है, और न्यायपालिका के फैसला सुनाने से पहले एक आरोपी को, एक मुल्जिम को मुजरिम साबित कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा। उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या इस देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन इसी तरह होता रहेगा? क्या हमारे देश में एक नागरिक का अधिकार सुरक्षित रह पाएगा इस तरह से? क्या इस देश में सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना, उससे लड़ना और शोषित वंचितों के सवाल पर सरकार से सवाल करना, उसके शोषितों और वंचितों के हक में खड़े होना, क्या वाकई एक ऐसा अपराध है जिसके लिए सिस्टम इतना जालिम हो सकता है, इतना क्रूर हो सकता है? सैकड़ों मुसलमान लड़के हैं जिनको आतंकवाद के आरोप में कहीं कहीं से उठाया गया, उसके बाद उसके खिलाफ कहानियां गढ़ी गईं, और मीडिया मिनट टू मिनट पुलिस की थ्योरी को फैक्ट मानकर रिपोर्टिंग करता रहा। लेकिन जीएन साईं बाबा की ये रिहाई के बाद आप गोदी मीडिया, या जिसको आज हम गोदी मीडिया बोलते हैं, क्या उनके चैनलों पर आपने कभी कोई खबर देखी है? क्या उन एंकर्स में वो आक्रामकता आपने देखी है जीएन साईं बाबा के समर्थन में खबर चलाते हुए, जो जीएन साईं बाबा के विरोध में खबर चलाते हुए किसी एंकर और एंकरनियों के चेहरे पर आपने देखी होंगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सालों में जब भी जीएन साईं बाबा के खिलाफ कोई मामला बनता हुआ दिखा होगा, एंकर और एंकरनियों ने इस तरह स्टूडियो में बवाल काटा होगा कि आप शायद समझ सकते कि उनकी नसें, उनकी मांसपेशियां यहां से फट जाएंगी। आज वहां खामोशी क्यों है? क्यों सत्ता से सवाल नहीं कर रहे हैं वो तमाम समानता और बंधुत्व के विरोधी दंगाई एंकर कि जीएन साईं बाबा के इन 10 सालों की जवाबदेही किसकी है? जो जेल में उन्होंने बिताए हैं वो उन्हें कौन वापस लौटाएगा? जीएन साईं बाबा की पत्नी जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरी हैं, उस मानसिक प्रताड़ना की जो वो है मुआवजा है, यानी उसको आप कह सकते हैं कि
उनको किस तरह इसका बदला दिया जाएगा कि आप वो 10 साल उन्हें किस तरह लौटाए जाएंगे, बहुत गंभीर सवाल हैं। लेकिन फिर भी न्यायपालिका पर बहरहाल जनता की उम्मीद बाकी है, क्योंकि फैसला देर से ही सही एक निर्दोष के पक्ष में आया है और उसी न्यायपालिका ने यह फैसला दिया है। तो न्याय का एक बाल बुलंद रहे, इंसाफ का परचम इसी तरह बुलंद रहे इस मुल्क में, हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील है कि एक मैकेनिज्म ऐसा ज़रूर तैयार किया जाए जहां एक निर्दोष को अपराधी साबित करने की जुगत में लगे हुए तमाम लोगों को, इस पूरे सिस्टम की जवाबदेही भी तय की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।